नमस्कार। एमबी सर क्लासेस में सभी विद्यार्थीगण का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग अगले टेंस के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यह कुछ इसमें क्वालिटीज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट की रहेंगी, कुछ कंटिन्यूअस की रहेंगी। दोनों को जोड़ के हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में देखते हैं। तो सबसे अहम बात है कि अगर कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो सबसे पहली बात ये है कि उसकी पहचान कैसे होगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें थोड़ी सी समस्या आती है लोगों को, क्योंकि यह थोड़ा सा सिमिलर दिखता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसके भी अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर जब हम पहचान की बात कर रहे हैं तो इसकी पहचान में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ये शब्द आ रहे हैं। तो इसमें यह पता ही नहीं चल पाता है कि ये कौन सा टेंस है। बहुत लोग इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। तो इसको समझने के लिए इसकी मुख्य जो बातें हैं उसको में यह महत्वपूर्ण बात है कि समय ज़रूर दिया रहेगा। अगर कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें रहा है, रही है अंत में दिया रहेगा और साथ में समय दिया रहेगा। अगर समय आप निकाल दीजिए तो वही टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर समय जोड़ दीजिए तो यही टेंस कन्वर्ट किस में हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जो अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो मुख्य अंतर यही है कि जिसमें समय दिया होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तहत होगा और जिसमें समय नहीं दिया होगा वो साधारण प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तहत लिखा जाएगा। तो इसकी पहचान आपको समझ में आ गई कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, वह मैदान में खेल रहा है। अब इसमें समय की कोई जिक्र नहीं है, समय की कहीं उल्लेख नहीं किया गया है इसमें। लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि वह 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें समय की बाध्यता आ गई कि वह भाई 2 घंटे से खेल रहा है, वह सोमवार से खेल रहा है, वह 3 बजे से खेल रहा है, ठीक है, तो या वह 3 वर्षों से खेल रहा है। तो इस प्रकार से अगर समय की बाध्यता वहाँ पे दी हुई है, एक निश्चित समय दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि यह टेंस जो है अब परिवर्तित किस में हो जाएगा? वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर समय नहीं दिया हुआ है तो सिंपली वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसमें अनुवाद करने के नियम कि कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखते हैं, लेकिन इसमें जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें 2 सहायक क्रिया लगती है, हैज़ बीन और हैव बीन। तो एक वचन अगर कर्ता रहेगा, यानी अगर कर्ता एक वचन का है तो हैज़ बीन, कर्ता बहुवचन का है तो हैव बीन। और यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो हैज़ बीन और हैव बीन, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए इस पर एग्जाम्पल्स ज़्यादा आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वे सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे क्या है? बहुवचन करता है तो यहाँ पे दे, और हैज़ बीन लगेगा कि हैव बीन, तो हैव बीन लगेगा प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो महत्वपूर्ण बात आ गई, समय 2 प्रकार से हो सकते हैं। कैसे? एक समय जो होता है वो निश्चित समय होता है और दूसरा होता है अनिश्चित समय। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है, तो सोमवार एक निश्चित दिन है, तो हम उस निश्चित दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको दिन का पता है, तो इसका मतलब जो समय दिया हुआ है उसमें वो निश्चित समय दिया हुआ है। कौन सा समय? वो सोमवार से या मंगलवार से, बुधवार से। तो इसका मतलब कि जो हमारे सप्ताह के दिन हैं अगर वो दिया हुआ है
ट्रांसलेशन में, तो इसका मतलब है कि वो एक निश्चित दिन की बात कर रहा है, और जब निश्चित दिन की बात होगी तब वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल्स, इसको पूर्व हम एग्जाम्पल्स के तौर पर ही समझते हैं। जैसे आपको ये दे दिया 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 12 बजे से, तो इसका मतलब है कि 3 बजे भी फिक्स रहता है, 4 बजे भी फिक्स रहता है। तो इसका मतलब है कि ये जो टाइम दिया हुआ है 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 12 o'clock, तो ये जो है समय भी क्या है, निश्चित समय है, या AM होगा या PM होगा निश्चित, लेकिन 3 बजे का मतलब 3 ही बजे है, तो निश्चितता की ओर बोध हो रहा है। तब वहाँ पे भी आप लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि वह 3 घंटे से खेल रहा है, वह 4 घंटे से खेल रहा है, तो वह, अब इसमें ये बात आ गई कि भाई 3 घंटे से खेल रहा है, तो कौन सा 3 घंटा? 3 घंटा 12 बजे से 3 बजे के बीच भी 3 घंटा होता है, 3 बजे से 6 बजे के बीच भी 3 घंटा हो गया, 2 बजे से 5 बजे का आप समय लेंगे तो भी 3 घंटा हो गया। तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से समय की बात हो रही है, कि जो 3 घंटे हैं वो किस समय से लिए गए हैं, ये बोध नहीं हो रहा है। किस समय से, यानी 12 से 3 बजे वाला 3 घंटा कि 3 बजे से 6 बजे वाला 3 घंटा, कौन सा 3 घंटा, तो इसमें बोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फार लगेगा। तो जैसे 2 सप्ताह से अगर मैं कह दूँ, तो 2 सप्ताह कौन से 2 सप्ताह? 2 वर्षों से, मैं उसे 2 वर्षों से जानता हूँ, तो कौन से 2 वर्षों से जान रहे हैं आप? इसका कोई जिक्र नहीं है कि 2020 से जान रहे हैं, 2020 से 22 के बीच में जो समय है उसमें जान रहे हैं, कि 1995 से 97 के बीच में जो समय है उसमें जान रहे हैं, तो कब जान रहे हैं? तो इसमें कोई ये सर्टेनिटी नहीं आपको पता चलेगी कि कौन से वर्ष से जान रहा है। तो कौन सा, 2 वर्षों से तो जान रहा है, लेकिन कौन सा वो 2 वर्ष है, किस सन का है वो 2 वर्ष, ये बातें वहाँ पे बोध नहीं हो रही हैं। तो इसलिए यह अनिश्चित समय के रूप में लिखा जाएगा, तब यहाँ पे फार लगेगा। तो जो निश्चित समय होंगे वहाँ पर सिंस, और जो अनिश्चित समय होगा वहाँ पर फार का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा। चूँकि इसमें कुछ न कुछ कठिनाई भी आती है, तो वहाँ पर चूँकि हैज़ बीन, हैव बीन, तो यहाँ पर कब नॉट लगेगा, नॉट की पोजीशन क्या होगी, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा तो किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, तो ये सारी बातें, तो इसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए आप लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से इस बात को समझ में आएगा और ये बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग लिखते हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। अब मैं इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में इंट्रोगेटिव के कॉन्सेप्ट कैसे, इंट्रोगेटिव कितने टाइप्स के हो सकते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो सब पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग कोशिश करिए पिछले वीडियो को जाके देखिए, जिससे कि यहाँ पे जो आज की क्लास है वो बेहतर ढंग से समझ में आए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज सुबह से वर्षा हो रही है। तो ये बताइए कि जब वर्षा समय, एक चीज़ मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जब समय, वर्षा ऋतु, दिन, तारीख, समय इत्यादि की बात होती है तो वहाँ पर स्पष्टकर्ता का पता, स्पष्ट सब्जेक्ट हमको पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं, और इट ही एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। माने वहाँ पर जो काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में, वह क्या काम करेगा, इट काम करता है। तब वहाँ पे अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि वर्षा क्यों नहीं करता हुआ। तो वर्षा होना, मैंने बताया है कि वर्षा होना वह वर्ब है, न कि सब्जेक्ट है। तो वर्ब के रूप में लिखा जाएगा, जिसकी इंग्लिश होती है रेन। लेकिन रेन कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, जो जब भी ये बनेगा तो हमेशा वर्ब के रूप में ही ये लिखा जाएगा। तब वहाँ पे आप लोग देखिए, तो अब इसमें देखिए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट इसका क्या है नहीं पता है, तो ये पता
आपको चल गया कि इसका सब्जेक्ट होगा इट, क्योंकि समय, वर्षा इस इत्यादि की बात हो रही है तो इसमें इट का प्रयोग मस्ट है। तो इसमें इट हो गया सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बताया है कि इज, ये हमेशा एक वचन होता है, सिंगुलर में लिखा जाता है इट, तो इट हैज़ बीन। अब वर्षा होना, वर्षा होना का अंग्रेजी क्या होती है? रेन, लेकिन इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, तो आईएनजी आप यहाँ जोड़ दीजिए, रेनिंग। अब जो है सुबह से, अब सुबह से, दोपहर से, शाम से, मध्य रात्रि से, तो क्या ये सब समय फिक्स है? तो बिल्कुल फिक्स है। सुबह का समय फिक्स होता है, दोपहर का समय फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि जो शाम हो जाए तो उसको आप कह दीजिए कि नहीं दोपहर हुआ है, तो इसका मतलब दोपहर को ही आप बोल सकते हैं कि भाई दोपहर है ये। तो शाम को जब समय आएगा तो शाम को ही आप उसे बोल सकते हैं कि भाई शाम का समय चल रहा है, या सुबह का समय चल रहा है, दोपहर का समय चल रहा है, ये फिक्स टाइम है। तो यहाँ पे फार का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यह याद रखिएगा। यहाँ पर हमेशा सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग ये लिखा जाता है, ठीक है, चूँकि इनकी टाइमिंग जो है वो फिक्स रहती है। इनके साथ में फार का प्रयोग नहीं होता। फार जहाँ बिल्कुल स्पष्ट न पता चले कि कौन 2 घंटे से, 2 वर्षों से, 4 हफ्तों से, इस प्रकार के वाक्य दिए हुए हों, तब वहाँ पर आप फार का प्रयोग मुख्य रूप से करेंगे, चूँकि स्पष्टता वहाँ पे नहीं है। तो अब इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, अब यहाँ पे मॉर्निंग, टुडे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस पर प्रॉब्लम्स हम लोग ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच ट्रांसलेशन आए। तो चलिए दूसरे ट्रांसलेशन पे हम लोग चलते हैं। चलिए दूसरे ट्रांसलेशन पे हम लोग चलते हैं। अगला ट्रांसलेशन हम लोग लिख रहे हैं इसमें, तो आप ये ट्रांसलेशन करिए, कौन सा बच्चा सुबह से दूध नहीं पी रहा है। अब कौन सा बच्चा, कौन की अंग्रेजी होती है हु, लेकिन जब ये दे दे कौन सा तो उसकी अंग्रेजी होती है व्हिच। तो व्हिच के साथ में, व्हिच जिस शब्द के साथ आया है उसकी इंग्लिश एक साथ लिखेंगे, और वह दोनों वाक्य मिल करके एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ट्रीट होंगे। जैसे वाई, व्हेन, व्हाट लिखते हैं, वैसे ही जैसे कौन सा की अंग्रेजी होती है व्हिच, चूँकि ये आया है बच्चे के साथ तो ये मिल करके पूरा एक वाक्य बन जाएगा, और वहाँ पर एज ए क्वेश्चन मार्क के तौर पर ये ट्रीट होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले क्वेश्चन मार्क अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन मार्क को ही लिखेंगे हम लोग। तो कौन सा बच्चा का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हिच चाइल्ड, व्हिच चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे क्या लिखेंगे? जब ये प्रश्नवाचक हो गया तो इसके बाद अब आप इसमें जो है सहायक क्रिया लिखेंगे। हैज बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? रहा है। रहा है से आप तो ऑलरेडी क्लियर हो गया कि वह जो है एक ही बच्चे की बात चल रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हैज बीन लग जाएगा। लेकिन हैज बीन, अब यहाँ पे देखिए नाट भी दिया हुआ है, तो नाट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? नाट क्या आप हैज बीन के बाद लगाएंगे? जैसे हैज लगाते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज के बाद नाट लगता है, तो क्या यहाँ पे भी हैज के बाद नाट लगा दिया जाए? तो यहाँ पर यह चीज़ नोट कर लीजिएगा, जब 2 सहायक क्रिया दी हुई हो, जैसे हैज बीन, अभी इसमें हैज बीन है, उधर पास्ट में चलेंगे तो हैड बीन आएगा, फ्यूचर में चलेंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन आएगा। तब यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी नाट का प्रयोग अगर आप करेंगे, अगर 2 सहायक क्रिया दिया हुआ है, जैसे इसमें एक हैज है एक बीन है, तो नाट इन्हीं दोनों के बीच में लिखा जाएगा। नाट का प्रयोग इन्हीं दोनों के बीच में ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आप नाट लिखेंगे, नाट बीन, ठीक है।
अब ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया? तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो व्हिच चाइल्ड हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए हम लिखते हैं कैसे, अगला ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन, चूंकि ये भी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये क्या से स्टार्ट है, तो जब भी क्या से स्टार्ट होता है कोई ट्रांसलेशन, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातों को आप लोग अगर याद रखेंगे तो आप ट्रांसलेशन उतने ही सहज और सरल ढंग से कर पाएंगे। तो क्या शब्द अगर पहले आता है तो एज ए इंट्रोगेटिव जो ट्रीट होगा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब क्या से स्टार्ट है तो हम लोग सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वे के लिए क्या आएगा, हैव बीन आएगा, हैव बीन। तो लेकिन अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, नहीं भी जोड़ दे रहा हूँ, जिससे कि आपका काफ़ी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएं। तो क्या वे इस मकान में सन 2020 से नहीं रह रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, रहा है, रही है दिया हुआ है, साथ में समय दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या से स्टार्ट है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, दे के लिए क्या आएगा, हैव बीन आएगा। तो अब यहाँ पर हैव बीन आपने लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दिया दे, और फिर नाट दिया है तो यहाँ पे नाट भी लगा देंगे। अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये गलत है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यह ट्रांसलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब क्या से ट्रांसलेशन स्टार्ट है, ठीक, पहली बात तो इसमें दो सहायक क्रिया प्रयोग होगी। तो अब यहाँ पर यह नोटिस करने वाली बात है कि जब दो सहायक क्रिया प्रयोग होगी तो कर्ता, नोट द पॉइंट, कर्ता और नाट, क्या हमने बोला फिर से सुनिए, कर्ता और नाट, यानी सब्जेक्ट जो है और नाट अगर दिया हुआ है टेंस में तो नाट, उन दोनों को एक साथ हम लोग यानी एक साथ ही लिखेंगे और उन्हीं दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हैव बीन सहायक क्रिया है, तो हैव लिख दिया, बीन मत लिखिए तुरंत। बीन कब लिखेंगे, जब यहाँ पे हैव के बाद तुरंत क्या लिखेंगे, दे। अब दे कर्ता हो गया, कर्ता के ठीक बाद नाट लिखेंगे, यहाँ पे हो गया नाट। अब यहाँ पे लिखेंगे बीन। तो यहाँ तक समझ में आ गया, गलती सबसे ज़्यादा जो होती है वह यहीं पे होती है, क्योंकि हैव बीन डायरेक्टली लिख देंगे लोग और उसके बाद दे लिखेंगे, उसके बाद नाट लिखेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हैव पहले लिखेंगे और बीन, इन दोनों के बीच में आप कर्ता और नाट यानी सब्जेक्ट और नाट को लिखेंगे, तब आपका ट्रांसलेशन सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हैड नॉट बीन। अब यहाँ पे लिविंग, अब लिविंग लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन दिस हाउस। अब यहाँ पे सिंस, अब सिंस लगेगा कि फार, ये कैसे क्लियर होगा, तभी मैंने बताया था जब जहाँ क्लियरिटी की बात हो, वह पिछले कई वर्षों से उसे जानता है, तो कई वर्ष कौन से वर्ष यहाँ पे डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर ये कह दे कि वह 2020 से उसे जानता है, बात क्लियर है।
बात किसकी हो रही है, सन 2020 की या किसी भी सन की। अगर वो सन आपको स्पेसिफाइड कर दिया है कि इस सन से, तो आप वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर केवल वर्ष दिया है, डेटा नहीं दिया है कि किस सन से, 2020 से, 19 से, कौन सा तारीख से, तब वहाँ पर सर्टेनिटी नहीं रहेगी, तो वहाँ पर आप लोग फार का यूज करेंगे। तो यह चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे लगेगा सिंस 2020, समझ में आ गया। तब अब यहाँ पे अगर ये समझ में आ गया तो इस तरीके से आप लोग और भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आप इसकी बारीकियों को समझिए। हैव लिखा है, बीन लिखा है, उनके बीच में दे और नॉट लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे ये ट्रांसलेशन, तुम्हारा कुत्ता आधी रात से क्यों नहीं भौंक रहा है। अब इसको कैसे करेंगे आप, तो चलिए देखते हैं इसको। रहा है, रही है दिया है तो कंटिन्यूअस समझ में आ रहा है। समय दिया है तो परफेक्ट भी जुड़ेगा, तो टेंस कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अनडाउटेबली, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि समय इसमें क्या है, आधी रात से, तो टाइम आपको ये पता है कि आधी रात से है। तो अब यहाँ पे इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले चूंकि यहाँ पे क्यों प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको, इसकी इंग्लिश लिखते हैं वाई। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं वाई। अब इसके बाद तुम्हारा कुत्ता, जो कि सब्जेक्ट है, करता है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा। भौंक रहा है तो ऑलरेडी आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है सब्जेक्ट से, तो वर्ब पे चले जाइए। वर्ब में क्या पता चल रहा है, क्यों नहीं भौंक रहा है, तो अब इसका मतलब है कि एक ही कुत्ते की बात हो रही है। तब वहाँ पे आप हैज बीन लगाएंगे कि हैव बीन, या आप अंडरस्टूड है, आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा हैज बीन। लेकिन कैसे लगेगा, इंपॉर्टेंट इज दैट वन, हाउ वी कैन यूज इट। सो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो वाई लिख दिया आपने। अब इसमें वाई के बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज लगा दिया। तो हैज, अब बीन मत लिखिएगा, बीन के बीच में, अभी मैंने बताया था कि हैज और बीन के बीच में ही, या हैव बीन के बीच में ही कर्ता और नाट को लिखेंगे। उसके बाद यानी हैज या हैव लिखिए, कर्ता और नाट लिखिए, उसके बाद बीन लिखिए। तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हैज योर डॉग नॉट बीन। अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यही बारीकी है, इतनी सी चीज़ को आपको बेहतर ढंग से समझना होगा, क्योंकि प्रॉब्ली गलती जो है वो यहीं से होती है। तो वाई लिख दिया आपने, के बाद हैज़ योर डॉग। अब यह मत समझिएगा कि योर लिखा है तो यू जैसा दिख रहा है तो ये बहुवचन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हैव कर दें। योर डॉग पूरा एक शब्द है और इसके लिए सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज़ बीन ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, न कि हैव बीन। योर देख के हेल्पिंग वर्ब को मत चेंज करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग बेहतर ढंग से याद रखिएगा। तो वाई हैज़ योर डॉग नॉट बीन। अब बार्किंग मीन्स भौंक रहा है, बार्किंग आधी रात से। तो अब ये टाइमिंग फिक्स है कि नहीं फिक्स है, तो टाइमिंग फिक्स है। जब भी टाइमिंग फिक्स होगा तब आप वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और अगर टाइमिंग नहीं फिक्स है तो किसका प्रयोग करेंगे आप, फार का। चूँकि इसमें टाइमिंग फिक्स है कि भाई आधी रात से, तो टाइमिंग फिक्स हो गई। तो जब टाइम फिक्स है तो यहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस। अब यहाँ पे हो जाएगा मिड नाइट। समझ में आ गया। तो ये टेंस कंप्लीट हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगले जो हमारे 2 वीडियो होंगे वो केवल और केवल हम एक्सरसाइज पे काम करेंगे।
जो ये 4 ट्रांसलेशन आप लोगों ने पढ़ा है, इन्हीं 4 का समराइज्ड व्यू, इस पे एक्सरसाइज एंड मोर ट्रांसलेशंस आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप उनकी क्लिष्टता, कठिनाइयों को आप समझ सकें कि कौन सी चीज़ कैसे यूज हो रही है, कौन से इंट्रोगेटिव में कैसे हेल्पिंग वर्ब हमको लगानी है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये तमाम प्रकार की बातें जो है आपको एक्सरसाइज इसलिए देखना बेहद ज़रूरी है। तो अगला जो 2 वीडियो होंगे वो हमारी एक्सरसाइज पे होंगे, उसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने चारों पढ़ा है उसका समराइज भी हम करेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो उसकी हैं वो आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगा। तो इंग्लिश को और बेहतर और रोचक ढंग से आप और एकदम देसी भाषा में आप समझेंगे, बिना किसी हार्ड रूल के। तो वहाँ पे इन वीडियोस को आप लोग लगातार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रगण भी कम से कम इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, जिससे कि उनकी भी इंग्लिश कुछ स्ट्रांग हो सके। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।